Hello everyone, welcome to Civil Staff Himachal. Today we are going to discuss question based on HP पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो HP जीके और साइंस से रिलेटेड कर रहे हैं. आज जो है लास्ट सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का. हम साइंस के 2016 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है जी. अभी हम साइंस का कुछ पोर्शन जो है इन क्वेश्चन का हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था और बाकी के हमें आज डिस्कस करेंगे. तो ये आपकी वीकली शेड्यूल है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पे 8 PM JOIT और SI की सीरीज है जिसमें आप आज वेडनेसडे को देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जाम. वैसे ही हम HPG के देखते हैं वेडनेसडे को सुबह 10:15 बजे वाली सीरीज में, जो आपकी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज है. तो ऐसे ही मेंस करंट अफेयर है और आपके डेली करंट अफेयर है, तो आप ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर रिलेटेड एज. तो बेसिकली आपसे फॉर्मूला पूछ रहे हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे फोकल लेंथ दिया है और रेडियस दिया है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. ए ऑप्शन है फोकल F इज इक्वल टू R/2, बी है आपका F इज इक्वल टू 2R, सी है F इज इक्वल टू R, या फिर नन ऑफ दीज. तो इसके लिए आपको काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर आपने मिरर्स, लेंसेज, लाइट वाला चैप्टर जो है वो पढ़ा है तो आपके लिए आंसर करना काफ़ी इजी रहेगा. तो इस वीडियो को आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. ठीक है जी. इसका आंसर है आपका F इज इक्वल टू R/2. तो जो फोकल लेंथ होती है हमारी मिरर की वो हाफ ऑफ इट्स रेडियस होती है. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आपका कनकेव मिरर है वो इस तरह से होता है. यहाँ पे इसका यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस माना जाता है, ये है आपका R. ठीक है जी. अब यहाँ पे R/2 हुआ ये, तो फोकल लेंथ आपकी F इज इक्वल टू R/2 है. तो कन्वेक्स लेंस आपको, कन्वेक्स मिरर आपको पता है इस शेप का होता है और कनकेव मिरर आपका इस शेप का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपका लेंस लॉ से रिलेटेड है. लेंस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? चार्ज, मास, मोमेंटम या एनर्जी. तो ये ऑप्शंस आपको गिवन है. मास इसका आंसर नहीं है, गलती से मैंने कहा है. तो लेंस लॉ किससे रिलेटेड है ये आप लोगों को पता होना चाहिए. तो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. इसका आंसर है आपका डी, एनर्जी. ठीक है जी. अब लेंस लॉ है वो एक कॉमन वे है अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट होते हैं वो न्यूटन का थर्ड लॉ को कैसे ओबे करते हैं. थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे. और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन दो को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो जब एक एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी प्रोवाइड करती है तो उससे क्या है, सर्किट में मोशन क्रिएट होता है. ठीक है जी. मोशन का मतलब क्या है, चेंज इन फ्लक्स होता है, करंट इंड्यूस होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है. तो ये एसोसिएटेड एनर्जी है अकर्स टू कंजर्व द एनर्जी. तो ये आपका जो है लेंस लॉ है वो एनर्जी से रिलेटेड है जैसे हमने देखा, और इसमें हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ देखा है, तो वो क्या है वो आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन हमारा है, डोमेन फॉर्मेशन इज नेसेसरी फीचर ऑफ ए डायमैग्नेटिक, बी पैरामैग्नेटिक, सी फेरोमैग्नेटिक या फिर ऑल ऑफ दीज. तो अब डोमेन फॉर्मेशन क्या होता है, अगर आपको ये टर्म से एसोसिएटेड है तो ज्योग्राफी में भी हम देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो अपने आप को जो है अरेंज कर देती है. इसी से हमें एजेस का, डिफरेंट एजेस का पता चलता है. तो ये आपका है फेरोमैग्नेटिक का फीचर. फेरोमैग्नेटिक में आपकी डोमेन फॉर्मेशन होती है. अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, जो एटॉमिक मैग्नेट से आपके एक सब्सटेंस के वो डोमेन फॉर्म करते हैं जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है टाइनी मैग्नेट्स की, वो ओरिएंटेड होती है सेम डायरेक्शन में. जैसे आपको पता है अब ये आपके टाइनी मैग्नेट्स है, इनकी मूवमेंट ऐसे है, तो ये एक डोमेन हो गया. दूसरे टाइनी मैग्नेट्स की मूवमेंट आपकी ऐसे है तो ये खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे, ये आपके दूसरा हो गया. तो ये आपके है डोमेन फॉर्मेशन. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक में ऐसे इस तरीके से अरेंज किया गया है खुद को, इसको बोलते हैं डोमेन. तो नेक्स्ट देखते हैं हम. फोर्थ क्वेश्चन है, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड. इट मीन्स दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज. ठीक है, अब एक पैसेंजर है वो ट्रेन में जा रहा है, वो ऐसे सिक्का उछालता है हवा में. ठीक है, अब जो है उसका सिक्का पीछे गिर जाता है. तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द मोशन ऑफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म, रिटार्डेड या अलोंग सर्कुलर ट्रैक्स. तो इसमें से हमें बताना है.
अब चलती ट्रेन में से उसने सिक्का फेंका है, तो जब उसने सिक्का फेंका था आपका, तो सिक्का उसी वेलोसिटी में उछला था जो ट्रेन की वेलोसिटी थी। पर जब तक वो एयर में था तो आपकी ट्रेन तो चल ही रही है, कांस्टेंट मोशन में है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ए, एक्सेलरेटेड। तो जब वो एयर में था तो सिक्के की जो वेलोसिटी है वो ट्रेन की वेलोसिटी से कम हो गई, इसीलिए वो बैकवर्ड फॉल हुआ। तो अभी कॉइन जो है वो पीछे फॉल हुआ है, तो मतलब ट्रेन एक्सेलरेटेड है, यानी मूविंग है। तो कॉइन टॉस किया था तो उसकी सेम वेलोसिटी थी ट्रेन की जितनी वेलोसिटी है, पर जब वो एयर में था, आपका हवा में उछाला गया था, तो उसकी वेलोसिटी है ट्रेन की वेलोसिटी से कम हो गई, क्योंकि ट्रेन तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल ही रही है, तो इसीलिए वो पीछे को गिर जाता है। तो ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 2 bullets आर फायर्ड साइमल्टेनियसली horizontally with different speeds from same place. Which bullet will hit the ground first? तो अब 2 गोलियां चली है, एक ही टाइम पे चली है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इसको बुलेट फायर किया है 2 डिफरेंट स्पीड से, और जगह जो है वो आपकी सेम थी। अब आपकी बुलेट जो है पहले कौन ग्राउंड पे गिरेगी? अब अलग अलग जगह पे ही गिरेगी वो हमें पता है, बट यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा है आपसे। फास्टर वन, स्लोअर वन, डिपेंड्स ऑन देयर मास, या बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। तो इसका आंसर है आपका डी, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। अब दोनों केसेस में क्या हो रहा है, जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो सेम है, ठीक है जी। तो ये सेम टाइम पे जो है ग्राउंड आपका हिट करेंगे, तो ये इसका आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, ठीक है जी। अब ये आपका जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड है, या फिर बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन है, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका पैरेलल है, मतलब ये ऐसा है। तो आपसे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि बॉडी डज नॉट मूव, क्योंकि बॉडी सेम पोजीशन में आपकी ऑल द टाइम। तो टाइम जो है आपका वो चेंज हो रहा है, पर बॉडी सेम पोजीशन पे है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन से आपका ये डिनोट होता है कि बॉडी रेस्ट पे है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी, डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, या आर अनइक्वल। तो आपके ऑप्शन आपको गिवन है। तो एक्शन और रिएक्शन क्यों बैलेंस नहीं करते, अब यही आपका न्यूटन का 3rd लॉ है मोशन का। तो यहाँ पे आंसर है डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। तो बी इसका आंसर है। न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडीज पे रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे आपके फोर्स लगाते हैं, इसलिए इसका आंसर है बी। 8th है आपका, अ रेड फ्लावर व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय ग्रीन लाइट अपीयर्स येलो, पर्पल, ब्लैक या ग्रीन, ठीक है। तो अभी लाल फूल है, लाल रंग का फूल है, जब उसको ग्रीन लाइट मिलती है तो उसका क्या कलर रहता है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी, ब्लैक। तो रेड फ्लावर है वो रेड है, ठीक है, नॉर्मल विजिबल लाइट उस पर फॉल कर रही है, इसलिए वो आपका रेड कलर हमें दिख रहा है। अब क्या है कि जो ऑल अदर कलर्स है वो आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं और रेड कलर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए आपका रेड कलर हमें दिखाई देता है। अदरवाइज नॉर्मल लाइट में आपके 7 कलर्स होते हैं, तो 7 में से 6 आपको नहीं नजर आए। रेड ही क्यों नजर आया, क्योंकि रेड को ही उसने रिफ्लेक्ट किया। अब रेड कलर रिफ्लेक्ट हो गया तो हमें रेड नजर आया है। नाउ अब हम ग्रीन लाइट जो है उस पर थ्रो कर रहे हैं, तो फ्लावर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसीलिए हमें क्या है ब्लैक नजर आता है। तो आंसर आपका ब्लैक का मतलब है लैक ऑफ लाइट, तो आंसर आपका है सी, ब्लैक। नेक्स्ट आपका है प्रेशर ऑन लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ, डिक्रीजेज विद डेप्थ, रिमेन सेम विद डेप्थ, या नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम प्रेशर क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। अब आपका फॉर एग्जांपल मान लो 10 बुक्स आपने एक स्टैक में रखी है, ऐसे अरेंज की है ऊपर से नीचे, तो आपका सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको क्या लगता है कौन सी बुक में होगा, सबसे नीचे वाली में या सबसे ऊपर वाली में? ठीक है जी, ऑब्वियसली सबसे नीचे वाली में, क्योंकि उसने ऊपर 9 बुक्स का बोझ जो है संभाला हुआ है, और सबसे ऊपर वाली में सबसे कम प्रेशर होगा। वैसे ही अब यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि डेप्थ के साथ जो है, अब यही आप सेम चीज़ लिक्विड पे लगा लीजिए, डेप्थ के साथ जो है प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो जो पानी सबसे नीचे होगा आपका समंदर में, किसी लेक में, उस पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। ऊपर आते आते जो है प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि उस पर वेट कम हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर ऑन लिक्विड
इंक्रीजेज विद डेप्थ, सबसे नीचे जो लेयर्स होंगी वाटर की उनमें ज़्यादा प्रेशर होगा, तो डेप्थ के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। सेकेंड 10th क्वेश्चन आपका है द थंब ऑफ ह्यूमन मूव्स मोर फ्रीली देन अदर फिंगर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट या पाइवटल जॉइंट। तो ये आपके टाइप्स ऑफ जॉइंट है। तो अब मूवमेंट ऑफ थंब, तो थंब हमारा है वो इजीली चारों डायरेक्शन में मूव होता है। फिंगर्स आप कर सकते हैं, फिंगर्स मूव करने में हमें थोड़ा कष्ट होता है। तो क्यों होता है ये? क्योंकि आपके थंब जो है वो सैडल जॉइंट से बना है, तो ये आपका पूरा रोटेट कर सकता है। ठीक है जी, तो फ्रीली मूव भी करता है। नेक्स्ट आपका है विच पार्ट ऑफ द आई इज एडजस्टेबल इन अकॉर्डेंस विद द लाइट कंडीशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, काफ़ी ईजी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप लोग देखेंगे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा। तो आपका है आइरिस, रेटिना, प्यूपल और लेंस। तो इसका आंसर है कि आई का कौन सा पार्ट एडजस्ट करता है, वो होता है आपका प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल जो है हम देखते हैं कि जब हम एक डार्क रूम में जाएंगे धूप से तो हमें कुछ नहीं नजर आएगा, बट कुछ टाइम बाद जो है हमें नजर आने लग जाता है। वो क्या है? डार्क प्लेसेस में प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है, और जब हम धूप में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाता है। तो ये आई को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अब आइरिस है, आइरिस में आपका एक फोकसिंग लेंस होता है और साइज ऑफ प्यूपिल जो है वो चेंज होता रहता है ड्यू टू रिलैक्सिंग एंड टाइटनिंग ऑफ मसल्स जो आइरिस के अराउंड होती है। अब इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट जो आपकी आई में एंटर करती है, देयरबाय रिड्यूसिंग द एबरेशन इन द एब्सेंस ऑफ इनफ लाइट। तो हमें क्या है, बेसिकली आई को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फीचर है। एक से हाँ जी, तो ये हमारा आई का डायग्राम है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, आपकी सिलरी मसल्स है दिखने को मिल रहा है, लेंस है, आइरिस है और ये हमारा प्यूपिल है। तो ये प्यूपिल का साइज जो है वो आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज द मेटल विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन में आपको इसमें से क्या देखने को मिलता है? जिंक, एल्यूमिनियम, फेरस मतलब आयरन या फिर कॉपर। तो यहाँ पे आपको साइंस दिए हैं तो आपको साइंस भी पता होने चाहिए। तो हेमोग्लोबिन में हमें क्या देखने को मिलता है? आयरन। इसीलिए आपके एचबी जब आपका कम होता है तो आपको आयरन की गोलियां जो है वो खाने के लिए दी जाती है। तो आंसर है आपका हेमोग्लोबिन। समटाइम्स इसको एचबी भी हम लोग बोलते हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो आपके रेड ब्लड सेल्स में हमें मिलता है और ये आयरन मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन। द एंथर कंटेन्स ए सेपल्स, बी ओव्यूल्स, सी कार्पल्स या फिर पोलन ग्रेन्स। तो इसका आंसर है आपका डी पोलन ग्रेन्स। तो इसी की वजह से जो है आपकी पॉलिनेशन होती है और रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। ये हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये पिस्टल का पार्ट है। वहीं दूसरी साइड स्टेमन के पार्ट है आपके एंथर एंड फिलामेंट, और पेटल और सेपल तो आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये पार्ट आपका सेपल होता है और ये पेटल होता है, ये हमें पता है। अब स्टेमन में आपके एंथर और फिलामेंट है, तो ये आपका एंथर है और यहाँ ओवरी है। ये मेल और फीमेल पार्ट्स है आपके प्लांट्स के। नेक्स्ट देखते हैं डैश इज अ प्लांट हार्मोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइन। तो अगर हमें पता है इंसुलिन जो है आपका शुगर से रिलेटेड है, थायरोक्सिन है आपका थायराइड से रिलेटेड है, एस्ट्रोजन है ये आपका जो है फीमेल हार्मोन है। तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन की बात की गई है, तो आपके पास एलिमिनेशन मेथड से भी डी ऑप्शन इसका आंसर आता है। तो साइटोकाइन इसका आंसर है। साइटोकाइन है वो आपका की रोल प्ले करता है मैनी एस्पेक्ट में प्लांट ग्रोथ की और डेवलपमेंट की। ठीक है जी। अब ये इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है रेगुलेट करने के लिए प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम 15th क्वेश्चन हमारा है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन या सेक्सुअली। तो आपको इनमें से बताना है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा। तो अमीबा हमें पता है एक ऑर्गेनिज्म है और वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। ठीक है जी। तो बाइनरी फिजन है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, रिप्रोडक्शन आपकी 2 टाइप्स की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो अमीबा आपकी एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन से
रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं 2 डॉटर सेल में, और ये मोस्ट कॉमन मोड ऑफ प्रोडक्शन है जो अमीबा करता है। ये आपका अमीबा है, डायग्रामेटिकली देख लीजिए। और बाइनरी फिजन में क्या होता है, यहाँ पे आपका अमीबा जो है वो इस तरह की शेप लेता है और धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस है ये 2 में डिवाइड हो जाता है। तो एक ही अमीबा आपका 2 में डिवाइड हो गया, इनको कहते हैं 2 डॉटर सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन। द एटीपी एज एंजाइम इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑक्सीजोम्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन या मैट्रिक्स। तो अब आपको क्या है, बहुत बारी हमें इसका कॉमन क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया का देखने को मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी प्रोड्यूस होता है। इसे क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आपसे एक स्टेप आगे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वो तो आपका कॉमन क्वेश्चन है, तो इसमें आपसे एक स्टेप आगे पूछा है कि एटीपी जो एंजाइम है वो आपका कहाँ लोकेटेड है। तो आपको इसमें आंसर करना है, वो लोकेटेड होता है आपका ऑक्सीजोम्स में। तो अब F1 पार्टिकल्स भी इसको कहते हैं या फिर ऑक्सीजोम्स कहते हैं। ये लोकेटेड है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और ये अलाउ करता है पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू द मैट्रिक्स एंड कैरीज एटीपी सिंथेसिस डिफरेंट फ्री एनर्जी यूज करके। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजोम्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो डायग्रामेटिकली देखते हैं, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी इनर मेम्ब्रेन है जो आपके ऑप्शन में है, ये आपका डीएनए है, और ये आपके क्रिस्टे कहते हैं इस जिगजैग को, और राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच्ड है। अब आपका ये जो छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपका F0 पोर्शन और F1 पोर्शन है। तो इसी F1 पोर्शन को आपको ऑक्सीजोम कहते हैं, और यहीं पे हमें जो है देखने को मिलता है आपका एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 17th। अब इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर स्टेमन एंड एंथर, एंथर एंड ओवरी, फिलामेंट एंड स्टिग्मा या स्टेमन एंड स्टाइल। तो अब ये एक ही जो आपका पोर्शन है प्लांट के पार्ट्स, वहाँ से 2 क्वेश्चन आए आपके, अभी भी हमने एक किया, तो यहाँ पे वहाँ भी मैंने डिस्कस किया कि एंथर और ओवरी जो है वो है आपके मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो कि प्लांट्स में आते हैं। तो एंथर आपका क्या है, येलोइश कलर का है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो है पोलन स्टोर करता है, जैसे कि हमने देखा पोलन ग्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं, एंथर में। अब ओवरी है, ये आपका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, और ये ओव्यूल्स होल्ड करता है। अब यहाँ पे जो है सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। एंथर जो है वो ब्रीडिंग पार्ट है स्टेमन का। तो यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली पहले भी देखा है, तो एंथर आपका ये है यहाँ पे, और ओवरी आपकी जो है वो ये रिप्रोडक्टिव डक्ट है। तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट आप लोगों को इस तरीके से पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका 18th आपका है, अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पैटर्नल डीएनए ओनली, मैटर्नल डीएनए ओनली, बोथ मैटर्नल एंड पैटर्नल डीएनए, या फिर नाइदर पैटर्नल नॉर मैटर्नल। तो डीएनए हम जो है कॉमन टर्म्स भी यूज करते हैं कि जो डीएनए है उसी से हमारे क्या है ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके ट्रेट्स आती है, ये तो हमारे डीएनए में ही है। तो इसका मतलब क्या है आपका कि दोनों के ही ट्रेट्स हैं पेरेंट्स के, मतलब चाहे मदर हो चाहे फादर हो, दोनों के ट्रेट्स आपके आते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए इसका आंसर है आपका सी। तो ये आपका डीएनए है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है। अब 19th आपका है, ह्यूमन हार्ट कंटेन्स डैश चेम्बर्स 2, 3, 4 या 5। तो आपको आंसर करना है। तो हमने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है कि फिश के कितने चेम्बर्स होते हैं हार्ट में, तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन के जो है वो आपके 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है जी। तो अब हमें पता है कि 4 चेम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 आर्टरियाज होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम देखते हैं। अब वेंट्रिकल्स का क्या काम है, वो पंप करते हैं ब्लड को, और आर्टरियम जो है वो रिसीव करते हैं ब्लड। तो यहाँ देखते हैं डायग्राम में, ये आपके राइट वेंट्रिकल है, ठीक है जी, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इसकी वॉल जो है वो थिक होती है क्योंकि इसे पंप करना होता है, तो प्रेशर लगता है, ठीक है जी। वैसे ही आपका यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम है ये, और राइट आर्टरियम है ये। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स है बेसिकली। तो यहाँ पे ये ऑर्टा है, वेना कावा है, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी ट्रंक। आपको पता है कि हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड, ठीक है जी। तो उसी में आपकी जो है ऑर्टा, वेना कावा ये जो है काम आती है। नेक्स्ट आपका है 20th, विडाल टेस्ट इज एसोसिएटेड विद
एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस या टाइफाइड। तो यहाँ पे आपको बताना है आंसर। तो ये विडाल टेस्ट भी है जो डिफरेंट डिजीजेस के लिए टेस्ट होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। लास्ट सेशन जो हमने किया था लास्ट टू लास्ट, उसमें आपके शायद मॉन्टेक्स टेस्ट कहीं पे गिवन था, तो ये टेस्ट आपको पता होना चाहिए। विडाल टेस्ट है वो बेसिकली आपके टाइफाइड जो बुखार आते हैं उसके लिए होता है, किया जाता है। तो विडाल टेस्ट है एक क्विक डायग्नोज है जो आपके टाइफाइड फीवर के लिए होता है, और ये किसके वजह से होता है? आपका सैल्मोनेला एंट्रिका जो आपका बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियल डिजीज है आपका टाइफाइड। नेक्स्ट है आपका मियोसिस टेक्स प्लेस इन एपिकल मेरिस्टेम, इंटरसेलरी मेरिस्टेम, रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर वेजिटेटिव सेल। तो इसका आंसर है आपका सी, रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो है आपका ये होता है। सी है मायोसिस टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है जी, मायोसिस माइटोसिस दोनों आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका 22 क्वेश्चन है, द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन स्टार्ट्स इन बक्कल कैविटी, इलियम, स्टमक या फिर डुडेनियम। तो ये काफ़ी इजी है हमारे लिए क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और माउथ को ही क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। और हमारे माउथ में क्या होता है? सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवा होता है। तो इसीलिए हमें कहते हैं खाना है जो वो 32 टाइम्स चबा के खाना चाहिए, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर माउथ इटसेल्फ, व्हिच इज ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोसेस है, सिलेवरी ग्लैंड है। ठीक है, ये सलाइवा सिक्रीट करता है, मॉइस्चन करता है फूड को। जब हम च्यू करते हैं तो एक एंजाइम रिलीज होता है, सिलेवरी एमिलेस, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। और ये प्रोसेस जो है वो ब्रेक डाउन करती है पॉलीसैचराइड्स जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड में होती है। नेक्स्ट है हमारा ये है बक्कल कैविटी, तो ईसोफेगस है। तो हमारा क्लियर है डाइजेशन प्रोसेस की, यहाँ से टंग माउथ से हम खाना खाते हैं, बक्कल कैविटी में जाता है, ईसोफेगस में जाता है, उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली आपका जो है रेक्टम और एनस के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका नेम द ब्लड सेल इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट, लिम्फोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स या फिर एओसिनफिलिस। तो ये आपको बताना है कि किसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो आप लोग आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी उनको बोलते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, 2 से 4 माइक्रोमीटर का उसका साइज होता है, और ये आपके नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है जी, मेम्ब्रेन होती है इनमें, और ये डिराइव फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकैरियोटिक इन रेड बोन मैरो। ठीक है जी, तो बेसिकली आपके जो काम की चीज़ यहाँ है कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट आपका है 24th क्वेश्चन, डैश प्रिवेंट्स ह्यूमन डिजीजेज इन ह्यूमन बॉडी, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज। तो ये काफ़ी क्लियर आंसर है इसका। ठीक है जी, अब हॉर्मोन्स एंजाइम्स तो नहीं करेंगे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में से भी डब्ल्यूबीसी का काम है कि वो प्रोटेक्ट करता है, आपके डिजीज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसीज को आप क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन डिजीज और फॉरेन इन्वेडर्स। तो इसका आंसर हमारा हो गया है जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स। तो ये हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन थे, प्रीवियस क्वेश्चन जो रिलेटेड है आपके एग्जाम से, जो आपने एसआई के 2016 के एग्जाम में देखे होंगे। तो वैसे ही आज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो यहाँ पे एंड होती है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किया करेंगे। तो ये कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स है, पेड इनिशिएटिव्स है, आप लोग अवेल कर सकते हैं, और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।